तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डेरिवेशन लेकर आ गया हूं, जो है आयलर इक्वेशन। आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए फ्लूइड फ्लो। चूंकि ये जो है आयलर ने दो इक्वेशन दिए थे, एक रिजिड बॉडी के लिए भी और एक फ्लूइड्स के लिए भी दिए थे। तो हम चूंकि एग्जाम में हमारे फ्लूइड वाला ही जो इक्वेशन है बार बार पूछा गया, तो आज हम उसी का डेरिवेशन करेंगे और इसकी सहायता से बर्नौली की इक्वेशन को ऑब्टेन करेंगे। हम आयलर की इक्वेशन से बर्नौली इक्वेशन को क्या करेंगे, हम ऑब्टेन करेंगे। देखिए, इसके डेरिवेशन को करने के लिए आपको बस 2 से 3 स्टेप फॉलो करने हैं। 3 स्टेप में आपका इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि 3 स्टेप कौन से हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि फोर्स ड्यू टू प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपको न्यूटन के सेकेंड लॉ को अप्लाई करना है और आपके लास्ट में क्या निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले नेट फोर्स भी निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स। और उसके बाद से यहाँ पे आप न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे और इसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। उसी इक्वेशन को अगर आप इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, बर्नौली का इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए कितने इजी स्टेप है। एफ पी निकालेंगे, एफ जी निकालेंगे, फिर नेट फोर्स निकालेंगे, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे। जो न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे तो आपको आयलर इक्वेशन मिल जाएगा। आयलर इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, बर्नौली इक्वेशन मिल जाएगा। तो कितना ईजी है। और जबकि एग्जाम में इसके क्वेश्चन को देखेंगे तो 3-4 लाइन का खूब बड़ा सा क्वेश्चन है, तो आप उसको देख के घबराइए मत, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। तो इसको मैं बताते ना, और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा वो लोग समझने का पूरा कोशिश करें, और जो लोग समझ चुके हैं कहीं और से वो लोग भी अगर चाहें तो एक बार देख सकते हैं कि वहाँ का मेथड और यहाँ का जो मैं बता रहा हूँ उसमें कितना फर्क है, या फिर बताने का टेक्निक कैसा है। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि मैं जो भी बताऊंगा वो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं वो भी प्रॉब्लम आपके सामने भी आ रहे होंगे। तो मैं उस सारी चीज़ों को कवर करते हुए चल रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक, बाकी आइए हम इसके डेरिवेशन को करते हैं। देखिए, डेरिवेशन करने के लिए आपको सबसे पहले जो है कुछ चीज़ों को कंसीडर करना होगा। मैंने क्या कंसीडर किया, ध्यान दीजिए। लेट अस कंसीडर ए इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड इज फ्लो स्टडी and along the streamline in a tube the velocity of fluid is constant at over the section। इस पूरे सेक्शन पर जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। बस हम इतना कंसीडर कर लेंगे, बाकी हम फिगर के माध्यम से दिखा देंगे, क्लियर फिगर बनाएंगे ताकि एग्जामिनर इजी वे में समझ जाए। ठीक, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि जो हमारा ट्यूब है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए है। क्या है, डी ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए है। अब इसके अंदर जो फ्लूइड पास कर रही है उसका प्रेशर है P। ठीक, तो जब ये प्रेशर P है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया dA है तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, आप जानते हैं। आप चूंकि फोर्स का फार्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया, इस पर लगने वाला फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू dA हो जाएगा। ठीक, PdA। इसके बाद से यहाँ पे भी सेम वही कहानी होगा। यहाँ से जब फ्लूइड आगे पास करेगा तो यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करना रहेगा, यहाँ जो फ्लूइड आगे बढ़ेगा तो इसके आगे वाला फ्लूइड इसको धक्का देगा पीछे के साइड, तो इस पर प्रेशर इस डायरेक्शन में लगेगा। तो वो प्रेशर क्या लगेगा, पहले तो ये प्रेशर और दूसरी बात जो उस फ्लूइड द्वारा जो प्रेशर दिया जाएगा वो प्रेशर दोनों क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, P प्लस DP। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, DA है, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, P प्लस DP इंटू DA हो जाएगा। ठीक, ये तो फोर्स किसके कारण लग रहा है, ये जो भी फोर्स लग रहे हैं ये प्रेशर के कारण लग रहे हैं। अब इस पर हम ग्रेविटी के कारण भी प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि पाइप को आप हाथ, पाइप कहीं होगा तो वो जमीन पर होगा या हम उसको उठाए रहेंगे तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो निकालेंगे हम वो नीचे की साइड लगता है या फिर ऊपर की साइड लगता है। आसमान में ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर की साइड लगाएंगे हम, ऊपर की साइड नहीं नीचे की साइड ही लगेगा। अब ध्यान दीजिए, ये लगता है तो मान लेते हैं कि स्ट्रीम लाइन से ये जो है थीटा एंगल पर फोर्स लग रहा है। ठीक, तो जब ये थीटा एंगल पर लग रहा है तो यहाँ पे चूंकि अब फोर्स इधर लग रहा है और हम चाहते हैं कि लिक्विड पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना, तो लिक्विड पर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए इसको हम 2 कंपोनेंट पर तोड़ देंगे। एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। ये जो बनेगा वो क्या होगा, mg साइन थीटा बन जाएगा, और ये जो बनेगा वो क्या होगा, mg कॉस थीटा बनेगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद से हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक ऐसे नॉर्मल खींच रहे हैं और यहाँ से एक नॉर्मल ऐसे खींच दे रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अभी, cos थीटा की वैल्यू।
और ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम मान लेते हैं कि ये है डी एच। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है और ये लाइन एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा है, ये एंगल होगा ना, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा हो गया। तो अगर आप देखें इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ध्यान दें, अगर इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब चूंकि cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, ds है, हाइपोटेनियस क्या है, ds है। ये लेंथ ds ही तो है, यहाँ पे लिखा हो, ये हो जाएगा dh अपॉन ds हो जाएगा, ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक, इतनी चीजों को हम पहले यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब निकालेंगे हम फोर्स ड्यू टू प्रेशर। तो यहाँ पे लिखिए आप, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको निकालेंगे। तो होगा एफ टी इज इक्वल टू, चूंकि ये दोनों फोर्स ही हम प्रेशर के कारण लग रहे हैं, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो होगा पी डी ए प्लस, अब ये फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, टी इंटू डी ए, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और डी ए को अंदर बुला जाए, तो पी डी ए माइनस डी पी इंटू डी ए, पी डी ए से पी डी ए कैंसिल, एफ पी इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस डी पी इंटू डी ए। इससे हम कहते रहे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये फोर्स ड्यू टू प्रेशर फाइंड आउट कर लिए। अगला स्टेप हमारा क्या था, हमने यहाँ पे लिखा था फोर्स ड्यू टू प्रेशर के बाद फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी निकालिए आप, तो लिखेंगे यहाँ पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एफ जी हम मान लेते हैं, लग रहा है वो क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, क्योंकि लिक्विड पे यही फोर्स लग रहा है ना, एम जी कॉस थीटा लग रहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमको यहाँ पे m और cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो cos थीटा हमारा ऑलरेडी फाइंड हो चुका है, हमको क्या चाहिए, m चाहिए। तो इससे हम इक्वेशन सेकंड का दे रहे हैं और m की वैल्यू निकाल कर हम इक्वेशन सेकंड में रखकर सॉल्व करेंगे, तो हमको फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखिए, लेट अस कंसीडर दैट द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो। जो इसमें फ्लो होने वाली फ्लूइड की डेंसिटी वो क्या है, रो हमने कंसीडर कर लिया। तो मास क्या होगा, क्योंकि मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये सबको पता है। तो मास ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब ध्यान दीजिए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, ds लेंथ है, क्रॉस सेक्शन da है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, da इंटू ds हो जाएगा, m की वैल्यू, यानी m बराबर सीधे सीधे हम लिख सकते हैं रो da ds। इस m की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या कर देंगे, रखेंगे। तो ये ऊपर वाला आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। नहीं नोट किया होंगे तो वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो क्या होगा, एफ जी इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है, रो डी ए इंटू डी एस इंटू जी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, डी एच अपॉन डी एस, डी एस से डी एस कट गया, एफ जी इज इक्वल टू क्या बचेगा, रो डी ए जी डी एच बच गया। ठीक, अब यहाँ पे जो है हम नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे। तो नेट फोर्स क्या होगा कि एफ पी में से एफ जी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे नेट फोर्स कैसे निकाल रहा हूँ मैं, निकालेंगे देयरफॉर नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब कि प्रेशर और ग्रेविटी दोनों कारण लगने वाला फोर्स, एफ नेट इज इक्वल टू एफ पी माइनस एफ जी, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी पी इंटू डी ए माइनस रो डी ए जी डी एच।
एफ पी की वैल्यू ये है, माइनस करके एफ जी की वैल्यू हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि लेट अस कंसीडर ऑफ जो एक्सेलरेशन है फ्लूइड का, उसको हम ए कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, अब ये सबको इरेज कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं। इसे अगर आप नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। आप लिखिए लेट अस कंसीडर द एक्सेलरेशन ऑफ फ्लो फ्लूइड इज ए। तो ए की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, डी वी अपन डी टी होती है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या है, डी एस अपान डी टी इंटू डी वी अपान डी एस, ऐसे लिख सकता हूँ। डी एस डी एस का जाएगा, डी वी अपान डी टी बन जाएगा। नाउ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब डी एस अपान डी टी को हम वी लिख सकते हैं, वी इंटू डी वी अपान डी एस। ठीक, अब ध्यान दीजिए आप, ये तो ए की वैल्यू हो गई। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ को हम यहाँ पे फॉलो कराएंगे। न्यूटन के सेकेंड लॉ के द्वारा हम देखेंगे कि इस पर लगने वाला फोर्स कितना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। हमने तो इस तरह से फोर्स और ग्रेविटी के द्वारा लगने वाला बल निकाल लिया। अब हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से देखते हैं कि कितना फोर्स इस पर लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, F इक्वल्स टू mA, यही होता है। ठीक, ए की वैल्यू हमको मिल गई है, एम की वैल्यू भी हमने निकाल चुका है, वो है रो डी ए इंटू डी एस। अब इस फिगर को इरेज कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ये जो है जो नेट फोर्स निकाले हैं, ये नेट फोर्स निकाले ना, इसको कोई इक्वेशन आप नाम दे दीजिए। इसे मैं इक्वेशन स्टार कह दे रहा हूँ। ठीक, इसे इक्वेशन स्टार कर दीजिए। और इसके बाद से इसको कौन सा इक्वेशन में नाम दूँ, तो पता नहीं कौन कौन सा इक्वेशन नाम रखा था। इसे इक्वेशन स्टार डैश कर दीजिए, इसे इक्वेशन स्टार डैश, इसे इक्वेशन स्टार कर दीजिए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से F इज इक्वल टू क्या होगा। अब M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू जो है ये है रो डी ए डी एस, ठीक, इंटू ए की वैल्यू क्या है, ये है वी डी वी अपान डी एस। डी एस से डी एस कट गया, F इज इक्वल टू क्या बचेगा, रो डी ए वी डी वी। ठीक, इसे रो स्टार डैश ना कहिए, इसे स्टार डैश कह दीजिए, इसे स्टार डैश कहिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, ये नेट फोर्स है और ये भी नेट फोर्स है, ये भी न्यूटन के सेकेंड लॉ द्वारा निकाला गया, ये भी न्यूटन के सेकेंड लॉ द्वारा निकाला। तो दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड स्टार डैश, दोनों का हम यूज करेंगे स्टार एंड स्टार डैश का। तो इसको को मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ, इनका कोई काम नहीं है। इसे अगर आप नहीं नोट किए होंगे तो फिर नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो अब देखिए इनको हम जब इक्वल करेंगे तो F की वैल्यू यहाँ से हम ये लिखेंगे माइनस डी पी डी ए माइनस रो डी ए जी डी एच इज इक्वल टू ये क्या है, रो डी ए वी डी वी। ठीक, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए हम इसमें क्या कर रहे हैं कि माइनस रो डी ए से डिवाइड कर दे रहा है, डिवाइडिंग माइनस रो डी ए, यहाँ पे ढंग से लिख लीजिए, डिवाइड माइनस रो डी ए। माइनस रो डी ए से जब डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कट गया, डी ए से डी ए कट गया, डी पी अपान क्या बच जाएगा, रो बच जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, डी ए से डी ए कट गया, रो से रो कट गया, क्या बच गया, जी डी एच बच गया इज इक्वल्स टू माइनस डी ए से डी ए कट गया, रो से रो कट गया, लेकिन माइनस बच गया वी डी वी। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी पी अपान रो प्लस जी
डी एच प्लस वी डी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इधर कोई कांस्टेंट रहेगा। यही है आपका आयलर इक्वेशन। क्या है? आयलर्स इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए, इसी आयलर इक्वेशन से आपको बर्नौली का इक्वेशन निकालना होता है। तो आप कैसे बर्नौली का इक्वेशन निकालेंगे? तो मैंने बताया है कि पहले फोर्स ड्यू टू प्रेशर निकालेंगे, फिर आगे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे, फिर नेट फोर्स निकालेंगे, फिर न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम जो फाइनल वैल्यू आएगी उसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे हम। तो अब इसको क्या करिए, ये तो है विच इज आयलर्स इक्वेशन, आप लिख सभी सकते हैं विच इज आयलर्स इक्वेशन। तो इंटीग्रेट करेंगे जब हम इसको, तो हमको जो है बर्नौली का इक्वेशन मिल जाएगा। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, नहीं नोट किया होंगे तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। मैं जा रहा हूँ इसको इंटीग्रेट करने। लिखिए इंटीग्रेटिंग आयलर्स इक्वेशन। अब देखिए, अगर आपसे एग्जाम में केवल आयलर का इक्वेशन पूछ रहा है तो यहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन अगर कह रहा है कि ऑब्टेन द बर्नौली इक्वेशन बाय आयलर इक्वेशन, तो आपको फिर आगे यहाँ तक जाना पड़ेगा। अब केवल आयलर पूछेगा तो यहीं छोड़ दीजिएगा, बर्नौली पूछेगा तो इसको इंटीग्रेट करिएगा। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये डी पी अपान, चूंकि डी पी अपान नहीं होगा, रो तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो 1 अपान, तो यहाँ से रो को कॉमन कर लेंगे, प्लस जी भी कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा डी एच प्लस वी डी बी इज इक्वल टू क्या चल रहा है? कांस्टेंट चल रहा है। 1 अपन रो पी का क्या हो जाएगा? डी पी का पी होगा, प्लस जी एच का क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब काम करिए कि रो से इसको डिवाइड कर दीजिए। जब रो से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या होगा? पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्योंकि इसमें भी रो से डिवाइड होगा तो पूरी वैल्यू ही कांस्टेंट रहेगी, तो वो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। विच इज बर्नौलीज इक्वेशन। तो हमने एक ही वीडियो लेक्चर में आयलर इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन दोनों क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि बर्नौली इक्वेशन को डिराइव कीजिए, तो आप इस मेथड से भी बर्नौली इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। और यदि आप मतलब जैसे मैंने 2 मेथड बताया है ना बर्नौली इक्वेशन का, एक जिस वीडियो में मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कराया था उसी में बर्नौली इक्वेशन को भी कराया था। तो अगर वो मेथड आपको भूल जा रहा है तो ये मेथड देखिए, ये मेथड काफी इजी है। इसी को छाप देंगे तो ये बर्नौली इक्वेशन हमको प्रूफ करके दिखा देंगे कि बर्नौली इक्वेशन है। इसमें क्या करना था आपको? फोर्स ड्यू टू प्रेशर निकालना था, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, नेट फोर्स निकालना था, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना था, फिर जो फाइनल वैल्यू आई थी उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आपको बर्नौली इक्वेशन मिल जाएगा। आयलर इक्वेशन पूछेगा तो आप यही छोड़ दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा।